बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल एक बेसिक इंट्रोडक्शन ली थी जी टैक्स लॉज के बारे में कि हमें टैक्स लॉज क्या कह रहे हैं और किस तरह से हमें इन चीज़ों को लेकर चलना है, जिसके अंदर हमने सबसे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में अपने एरियाज़ देखे थे कि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 का जो एरिया है जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ कह रहे थे, फिर हमारे इनकम टैक्स आ गया था और फिर हमारे पास सेल टैक्स आ गया था। जो थ्योरेटिकल एरिया है 10 मार्क्स, इनकम टैक्स में तकरीबन 30 मार्क्स की थ्योरेटिकल डिस्कशन और रफली 30 मार्क्स की न्यूमेरिक डिस्कशन, और सेल टैक्स में 15 मार्क्स एंड अराउंड 15 मार्क्स, इस तरह से ओवरऑल हमारा सिलेबस था। फिर हमने कहा जी हमारे मुल्क में जितने भी कवानीन हैं, जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होंगे, अंडर बनेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जो आईने पाकिस्तान से टकरा रहा हो तो फिर उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। अगर हम अपनी रेलिवेंट गुफ्तगू करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आईने पाकिस्तान के अंडर चलेगा, सेल टैक्स चलेगा, कंपनीज एक्ट चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेंगे। ये सारे जो वो लॉज हैं जो आप सीए के कैफ लेवल के अंदर पढ़ भी रहे होते हैं। फिर हमने एक स्ट्रक्चर की बात की थी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सबसे पहले हमें क्या नज़र आएंगे, सेक्शंस नज़र आएंगे, फिर उसके बाद शेड्यूल्स नज़र आएंगे और फिर उसके बाद हमें रूल्स नज़र आएंगे। फिर हमने कहा जी सेक्शंस का, पहले सेक्शन का काम क्या है कि वो क्या कर देता है, टाइटल लगा देता है, नाम रख देता है और एक्सटेंड बताता है, कहाँ कहाँ तक जुरिस्डिक्शन बताता है, किस किस एरिया तक ये लॉ अप्लाई होगा, और फिर कमिसमेंट डेट बता देता है। फिर सेक्शन 2 की असल बात हमने करनी थी कि सेक्शन 2 लॉ में क्यों मौजूद है। अगर लॉ ने कोई भी ऐसी टर्म जो उसने डिक्शनरी मीनिंग, इंग्लिश डिक्शनरी, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश डिक्शनरी के अलावा कोई उसका मीनिंग असाइन करना है तो पहले हम उसको क्या कर लेंगे, सेक्शन 2 में लाके डिफ़ाइन कर लिया करेंगे। फिर हमने कहा कि सेक्शन में डेफिनेशन का ज़रूरत क्यों है, और पहली टाइप ऑफ डेफिनेशन कल हम पढ़ कर गए थे, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इसकी पहचान क्या थी, ये लफ्ज़ मीन्स से स्टार्ट होती है और इसका मतलब ये होता है कि ये फिर उस लफ्ज़ को एक ख़ास मीनिंग दे देती है और बस आज के बाद यही मीनिंग है जो डिक्शनरी में लिखा है, जो माशरे में लिखा है, वो ख़त्म हो गया, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। जैसे कल हमने फिर इसके साथ एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लफ्ज़ रेंट इस्तेमाल हुआ था। अब रेंट का मीनिंग आम जिंदगी में तो बहुत सारे रेंट के मीनिंग हैं, लेकिन लॉ ने इसका वो मीनिंग नहीं लेना था, इसलिए उसे डिफाइन करना पड़ा। फिर कौन सी डेफिनेशन उसने ली, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन ली, रेंट मीन्स एनी अमाउंट। अभी हम डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, डेफिनेशन तो अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे जाके पढ़ेंगे। यानी इस तरह से जब कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हो तो हमें पता लग जाता है कि आइंदा इस लफ्ज़ का बस इतना मीनिंग रह गया है इस लॉ के अंदर, इसके अलावा कोई और मीनिंग नहीं है। जैसे माइनर चाइल्ड में फिर माइनर चाइल्ड को डिफाइन कर दिया था, माइनर चाइल्ड मीन्स, तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि ये डेफिनेशन कौन सी आ गई है, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन आ गई है। अच्छा जी, फिर हम और आगे चले, सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन आ गई, इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है अगर लॉ किसी लफ्ज़ को ऐसे इस्तेमाल करना चाह रहा है कि जो डिक्शनरी में मीनिंग मौजूद है वो अपनी जगह कायम रहे, लेकिन लॉ को लगता है यार इसमें ये बात फर्दर ऐड कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं, जो मीनिंग मौजूद है वो ऑलरेडी ऐड रहेगा। उधर तो ख़त्म हो गया था, डिक्शनरी मीनिंग ख़त्म हो गया था जब लफ्ज़ मीन्स लगाया, लेकिन अगर डिक्शनरी मीनिंग को शामिल रखना हो और बल्कि बात की वजाहत करना मकसद हो, ठीक है ना। मसलन आपने 2 3 4 चैप्टर पढ़ लिए, हमने कहा जी कल सारे सिलेबस का टेस्ट होगा, अब हमने कहा और उसमें चैप्टर 2 भी शामिल होगा। अब ये वजाहत के तौर पे बयान किया गया है कि हो सकता है चैप्टर 2 अभी पढ़ा हो, बच्चे सोच रहे हो शायद ये नहीं आएगा, तो वजाहत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इस तरह की डेफिनेशन की पहचान क्या है, ये डेफिनेशन लफ्ज़ इंक्लूड से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। मसलन अगर मैं ऐसे लिखता रेंट इंक्लूड्स, तो फिर मीनिंग लेते हम लॉ में ये कि रेंट का जो मतलब डिक्शनरी में लिखा हुआ है वो अपनी जगह मौजूद है
और फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन हम कोई और मीनिंग भी ऐड कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? जब कोई डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही हो और जब कोई डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट हो रही हो, तो क्या फर्क क्रिएट हुआ? मीन्स में डिक्शनरी मीनिंग खत्म हो गया, बस जो उन 2 लाइनों में बातें लिखी हैं बस आज के बाद इसका ये मतलब रह गया। इंक्लूड्स में डिक्शनरी मीनिंग अपनी जगह पर मौजूद है, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन हमने बात ऐड कर दी। ठीक है? और बाज़ दफ़ा हम ये दोनों फ्रेज एक ही डेफिनेशन में इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले लफ्ज़ मीन से एक लफ्ज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे, डेफिनेशन बनाई, फिर हमें खुद ही शक पड़ा कि लगता है बात समझ आई नहीं होगी, फिर उसमें क्या किया, इंक्लूड करके उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लिया, एलेबोरेट कर दिया, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्लैरिफाई किया जा सके। क्योंकि लॉ ने सारा कुछ अल्फाज से चलना है। असल में जो बुनियाद जो हम 1-2 लेक्चर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर ही इसलिए रहे हैं कि सारी लॉ की बुनियाद अल्फाज के ऊपर है। और अल्फाज कितने ज़्यादा अहम हैं वो कभी, अब आपका लॉ का टेस्ट डेवलप होगा तो फिर आप लॉ की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आपको समझ आएगी बातें। मसलन वो मशहूर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो केस लॉज हैं, अगर कभी आप उन्हें हिस्ट्री में पढ़ें, अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म से पाकिस्तान की तख्लीक का काम लेना था तो उनकी सारी तवज्जो इस तरफ लगा दी गई। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल गुफ्तगू करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान बन गया हुआ था और फिर कायद-ए-आज़म इस दुनिया में होते, तो आज दुनिया में लॉ की शक्ल और होती। वो इतना ज़हीन इंसान था, लेकिन अल्लाह ने उसकी वो ज़ाहरी जहानत तख्लीक पाकिस्तान में लगवानी थी। तो खैर है नहीं हो, वो बेतहाशा वो है, उनके एक मुकदमे का वो बड़ा मशहूर मुकदमा है, उनके एक क्लाइंट को फांसी की सज़ा हो गई। तो अब वो बड़ा परेशान जी, मगर जी कुछ नहीं होता। अब जिस दिन फांसी देनी होती है उस दिन वकील को भी इख्तियार होता है कि वकील वहाँ चला जाए। तो उस वक़्त फांसी की सज़ा जब दी जाती थी तो लिखा जाता था हैंग हिम, और ये लफ्ज़ कहीं डिफ़ाइन नहीं था। इसका मतलब यही था कि हैंग हिम का मतलब है भाई इसे फांसी दे दो। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँच गए और उन्हें कहा कि क्या ऑर्डर है? उन्होंने कहा जी हैंग हिम। कहा बिस्मिल्लाह, इसे टांगों से लटका दो। अब ये कानून की दुनिया में एटमी धमाका हो गया था और वो एक पढ़ गया कि यार ये तो वाकई इसका तो ये मीनिंग भी निकलता है, ये कहाँ लिखा है कि मार दो बंदे को। तो वो सारा कुछ चेंज हो गया, फांसी रुक गई, सारा एक मतलब कानून की दुनिया में एक धमाका हो गया। फिर अल्लाह का करना ऐसा ही है, फिर यही वाक़या रिपीट होता है किसी और साल में जाके, फिर कानून को बदला गया और लिखा गया हैंग हिम फ्रॉम नेक। फिर ऐसा ही हुआ, फिर एक मुकदमा हो गया, फिर कायद-ए-आज़म उसमें पेश हो गए और फिर उन्होंने कहा जी हैंग हिम फ्रॉम नेक। यस, आप नेक से इसे हैंग करें, मैं नीचे से पकड़ के रखूंगा। क्योंकि कानून सिर्फ अल्फाज का नाम है, इंटेंशन नहीं देखी जा सकती कि इंटेंशन क्या है, अल्फाज बयान करेंगे। तो फिर अब लिखा जाता है हैंग हिम फ्रॉम नेक टिल डेथ। और ये तो जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे तो सेल टैक्स के अंदर सेक्शन 73 ये 2 दफ़ा अमेंड हुआ ये सेक्शन, इस नाचीज़ की वजह से। ऐसे ही उसमें अल्फाज मैंने पकड़े, ये तो गलत है, इसका ये मीनिंग निकलता है। ये कल को आप सब कर रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी कमाल की बात नहीं। लेकिन कब? जब आप इसे पढ़ेंगे ऐसे। अगर आप इसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ के गुजर गए ना कि बस जी टैक्स है, हमने पढ़ना है, हमने पास हो जाना है, फिर कुछ हासिल नहीं किया आपने। कुछ सब्जेक्ट हैं जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्किन है, हमारी पहचान है, उनको सिर्फ पास होने के शौक़ से ना पढ़ें, बल्कि उनको लर्न करने की कोशिश करें। उनमें अकाउंटिंग भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है, टैक्स उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है, और पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो टैक्स का सब्जेक्ट है। अगर ये स्किल सेट आपके अंदर आ जाती है, ये स्किल सेट आप सीखते हैं कि आप लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यार इसका मीनिंग क्या है,
क्योंकि लॉ को जब लिखा जाता है तो अल्फाज का एक मजमूआ है, फिर जब वो 22 करोड़ अवाम पर आकर लगता है तो फिर उसके मीनिंग निकलने शुरू होते हैं। ये सलाहियत पैदा करना सबसे पहले सबसे बुनियादी ज़रूरत है आपकी। इसीलिए हम इसके ऊपर एक आधा लेक्चर स्पेंड कर रहे होते हैं कि यार नहीं आपको समझ तो आए कि यार ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बात कहाँ से आ रही है। तो हमें समझ आ गया जी, अगर डेफिनेशन मीन से शुरू होगी तो क्या स्टेटस होगा, इंक्लूड से शुरू होगी तो क्या स्टेटस होगा। फिर कुछ थोड़ी मुश्किल बातें भी इसके अंदर लिखी हुई हैं। हाउ टू रीड सेक्शन स्ट्रक्चर, ये थोड़ा हम आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा जब हम थोड़ा सा इसको पढ़ चुके होंगे। ये तो बहुत सारे क्वालिफाइड लोगों को भी समझ नहीं आती। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो मेरे बहुत सारे कोलीग्स ने उसके ऊपर जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने कहा आज हमें भी ये बात आज समझ आई है कि अच्छा इसका ये मतलब भी होता है। तो ये एक्चुअली आपने सीखनी है चीज़ें कि ये सब क्या है, किस तरह है। लेकिन अभी हम इसको 5, 6, 8 लेक्चर के बाद इस स्लाइड को देखेंगे। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। लॉ में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से हम डरते रहते हैं कि छोटे छोटे अल्फाज, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा नॉट विद स्टैंडिंग, इकट्ठा ही लिखा हुआ है बगैर गैप के, नॉट विद स्टैंडिंग। ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है लॉ में? ये है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लीगल प्रोविजन, यानी ये लफ्ज़ ऐसे सेक्शन से पहले, ऐसी बात से पहले लिखा जाता है कि जिसको सुपीरियर बनाना हो। मसलन लॉ में कोई एक बात लिखी हुई है कहीं और, लेकिन अब हम इससे उल्ट बात लिखना चाहते हैं। अगर हम लिखेंगे तो दोनों चीज़ें टकरा जाएंगी। मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं कि यार हमारे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन लॉ में लिखा हुआ है कि एक शख्स की उम्र 18 साल होनी चाहिए अगर उसने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। अब ये एक बात लिखी हुई है। फ़र्ज़ करें, मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल बात करूं, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में 16 साल के बच्चे को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, या 18 साल की बजाय 20 साल के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अब ये बात लिखनी है। अब लॉ में एक जगह लिखा हुआ है 18 साल और एक जगह हम लिखना चाह रहे हैं 20 साल, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जिस लॉ को हम सुपीरियर बनाना चाहते हैं उस लॉ से पहले क्या लिख देंगे? नॉट विद स्टैंडिंग, और रेफरेंस दे देंगे उसका, नॉट विद स्टैंडिंग। जैसे एक मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अच्छा, लेकिन जब हम नमाज के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, जब हम हज के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, जब हम जिहाद के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, जब हम सदक़ात के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मतलब हज के फ़ज़ाइल में लिखा हुआ है कि जी जब कोई शख्स हज करता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही कर देते हैं जैसे वो इस दुनिया में नया पैदा हुआ है, यानी रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग कर देते हैं उसको। ठीक है ना? अब यहाँ बात ये लिखी हुई है और इन्नमल अमालु बिन्नियात में कुछ और लिखा हुआ है। तो जब हम जैसे लॉ पढ़ने वाले लोग हैं ना, हम जब ये हदीस पढ़ते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो हमें लगता है जैसे इस हदीस से पहले क्या लिखा हुआ है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर हदीस, कि बाकी हदीसों में जो कुछ भी लिखा है, लेकिन अगर नीयत ठीक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है सारी हदीसों के ऊपर कौन सी हदीस आ गई है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप हज करते रहें, ज़कात देते रहें, वो सदक़ात करते रहें, जिहाद करते रहें, लेकिन अगर नीयत ठीक नहीं है तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही लॉ में जब हमने कहीं बात करनी हो तो हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? नॉट विद स्टैंडिंग। अब बाज़ दफ़ा हमने किसी बात को सुपीरियर बनाना हो तो हम उसको किससे सुपीरियर बनाते हैं? किसी एक सेक्शन से। यार इस सेक्शन में जो बात लिखी है ना, नहीं ये बात उससे ज़्यादा अहम है, तो फिर हम लिखते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। अब ये उस सेक्शन से ऊपर की बात आ जाती है। ये थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी। और बाद दफ़ा हमें सेक्शन से नहीं बल्कि पूरे कानून के ऊपर कोई बात लाना पड़ती है, उस कानून के। जैसे इनकम टैक्स लॉ की बात हो रही है ना, अब मैंने लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इसका मतलब है इस एक्ट में जहां मर्जी जो मर्जी लिखा हुआ हो, लेकिन जो मैं अब बात कर रहा हूं ये चलेगी,
ये सुपीरियर हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा सारे कवानीन के ऊपर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के किसी भी कानून में जो मर्जी लिखा हो, जो बात अब हम लिखने लगे हैं वो सबसे अहम है। तो नॉटविथस्टैंडिंग का फ्रेज कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब किसी चीज़ को सुपीरियर बनाना हो, जिससे सुपीरियर बनाना हो उसको रेफरेंस दे देते हैं। सेक्शन से सुपीरियर बनाना हो तो सेक्शन लिख देते हैं। अगर पूरे इनकम टैक्स एक्ट से बनाना है तो उससे कर देंगे, और अगर सारे ही पाकिस्तान से ऊपर बनाना है तो फिर वहाँ लिख देंगे। ये सारी एग्जांपल जब हम आगे चलेंगे तो हमें अपने अपनी जगह पर नज़र आएगी। फिर आपको समझ आया करेगी कि अच्छा सर इसलिए ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले नॉटविथस्टैंडिंग लिखा हुआ है। लेकिन जर्नली ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा होता, बल्कि बस आए शुरू कर दिया जी ये सैलरी है, ये कैपिटल गेन है, ये है। क्यों है? वो कहते जी छोड़ें इस बात को, बस आप इसको रटा लगाना शुरू करें। नहीं, ये चंद अल्फाज अगर हम सीख लेंगे तो हमें इसकी समझ पोइट्री की तरह आया करेगी, हमें लॉ के नशेबो फराज समझ आएंगे, हमें सारी ज़िंदगी ये इल्म हमारे काम आएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर इसका अपोजिट आ गया एक लफ्ज़, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि ये सबॉर्डिनेट है। उधर हम क्या कह रहे थे? ये सुपीरियर है, यानी अब जो बात मैं लिखने लगा हूं ये पहले मानी जाएगी। और सब्जेक्ट टू का मतलब है कि कोई और बात कहीं लिखी हुई है, पहले वो मानी जाएगी, बाद में इसका नंबर आएगा। ये बिल्कुल उसका रिवर्सल बात है। यानी कहीं लिखा हुआ है कि जी पहले बच्चे की एज 18 साल होगी, उसका CNIC बनेगा, फिर वो ड्राइविंग टेस्ट दे दे, अगर पास हो जाए तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। अब ये लॉ हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे कि 2 पहले उस सेक्शन का रेफरेंस देंगे जहां CNIC बनना ज़रूरी होगा, कि पहले CNIC बनाकर आओ, बाद में ये काम शुरू हुआ। बात समझ आ रही है? कोई कंडीशन कहीं पड़ी हुई है, इसहाक डार साहब वापस आ गए, तो जरा समझे क्या हुआ होगा। सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, कहीं से अप्रूवल आई होगी कि अच्छा यार आप आ जाओ मुल्क में, आ जाने देते हैं आपको। बात समझ आ रही है? पहले कोई कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी, फिर बाद में आप एंटर होंगे। तो हमें बहुत सारी जगह ये लफ्ज़ नज़र आया करेगा। अच्छा जी खैर आगे चलते हैं। फिर आ गया जनाब, ये देखिए, ये सिर्फ एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो पर्सन शैल परचेज। इसका मतलब है कि लिखा हो कि भाई कहीं भी कोई बात लिखी हुई हो पूरे पाकिस्तान के कानून में, उसकी कोई बात नहीं है। जो बातें अभी हम लिखने लगे हैं इसकी अहमियत है। ऐसे नॉट विथ स्टैंडिंग का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। ठीक होगी बात? बस 2 छोटे से अल्फाज करके फिर आगाज़ करते हैं। यही हम बेसिकली बुनियाद थोड़ी सी एक बनाना चाह रहे थे, ताकि हमें जब हम पढ़ना शुरू करें तो हमें उसकी बात समझ आए। मसलन यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3। इसका मतलब क्या है कि यार ये सेक्शन पढ़ने से पहले सेक्शन सब सेक्शन 3 पढ़ लो, क्योंकि जो वहाँ लिखा है वो पहले होगा, फिर ही आगे चलेगा। बात समझ आई है? सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 का मतलब है पहले सब सेक्शन 3 में जो बात लिखी है वो कंडीशन पूरी करो, फिर ये वाली बात पढ़ो। और अगर नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा होता है तो कहेगा यार जहाँ जो मर्जी लिखा है उसको छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूँ खाली मेरी बात सुनो। बात समझ आ रही है? अच्छा जी चलिए जी, आखिरी एक लफ्ज़ शैल वर्सेस मे। लॉ में कहीं हमें शैल लिखा नज़र आता है, कहीं हमें मे लिखा नज़र आता है। जब लॉ कहीं लफ्ज़ शैल का इस्तेमाल कर रहा हो ना, तो इसका मतलब होता है ये प्रोविज़न मैंडेटरी है, यानी आपको इख्तियार नहीं दिया जा रहा बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। जिसके बारे में बात हो रही है, बाज़ दफ़ा हमारी बात हो रही होगी लॉ में, जिसने टैक्स पे करना है,
और बाद दफ़ा किसी टैक्सेशन ऑफिसर की बात हो रही होगी, ला उसे इख्तियार दे रहा है कि हुक्म दे रहा है। अगर हुक्म दे रहा है तो लफ्ज़ क्या लिखा होगा, शल, कि ऐसे ही करना है भाई, ठीक है ना। इसके लिए हमने क्या लफ्ज़ यूज़ कर दिया, मैंडेटरी, और मे का मतलब है ऑप्शनल, इख्तियार दिया जा रहा है। मसलन टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, सेक्शन 4 में लिखा, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। इसका मतलब है ला ये कहना है कि टैक्स लगना है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपका दिल करे तो टैक्स दे देना, दिल करे तो टैक्स ना देना। शैल का मतलब है हुक्म दिया जा रहा है, मैंडेटरी प्रोविजन की बात हो रही है। A person may apply in writing to the commissioner to allow him to use a 12-month period. A person may apply, वो कह रहा है अगर किसी बंदे का दिल करे, उसका टैक्स का एक निज़ाम चल रहा है कि आपने इस महीने से इस महीने तक का ईयर बनाना है और इसके मुताबिक टैक्स देना है, लेकिन एक बंदे को लगता है यार नहीं मैंने ऐसे नहीं, मेरा ये वाला एरिया बना दें, में इसका मतलब उस बंदे के पास चॉइस है, ऑप्शन है कि वो चाहे तो कमिश्नर को जाके अपील करके अपना ये चीज़ चेंज करा ले। इसका मतलब है में जहाँ लफ्ज़ यूज़ हो रहा होगा क्या क्रिएट हो रही है, ऑप्शन क्रिएट हो रही है। शेल जहाँ लफ्ज़ आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। ऐड हो गए आप सब लोग, कहाँ चला गया वो QR कोड, किधर? आप लोग भी इधर भी दे दो यार, बच्चियों का QR कोड बस यहाँ ही रोक लेना हम लोगों ने, इसके आगे बच्चों का शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, बात समझ आई जी। नॉट विद स्टैंडिंग का लफ्ज़ समझ आ गया हमें, बड़ी मरी हुई सी यस सर निकली। और सब्जेक्ट टू मे और शैल, ठीक है ना। अब हम आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर अपने सब्जेक्ट का, चैप्टर नंबर 4 से आगाज़ हो रहा है अभी। आई कैप की किताब में भी, अब कोई भी किताब या यही स्लाइड में अभी सेंड कर रहा हूँ आपको। अच्छा जी, यहाँ से अब आगाज़ हो गया, वो जो बेस हम बना रहे थे वो कहानी ख़त्म हो गई, अब हम उसको इस्तेमाल किया करेंगे। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। वो कह रहा है यार हर आदमी ने हर साल टैक्स देना है, उसकी मर्जी है टैक्स दे दे, मैंडेटरी है, इनकम टैक्स शैल, मर्जी नहीं है, पाबंदी है, हुक्म आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन। अब मसला क्रिएट हो गया, अभी हमने कहा कि यार टैक्स ईयर का क्या मतलब है। अब या तो हम डिक्शनरी खोलें अंग्रेजी की, गूगल करें, या लॉ सेक्शन 2 में इसको डिफाइन करें। अब हमने देखना पड़ेगा कि कहीं ये सेक्शन 2 ने तो नहीं इसे डिफाइन किया हुआ, अगर 2 ने डिफाइन किया तो फिर तो वो मीनिंग लेना पड़ेगा, वरना डिक्शनरी मीनिंग। फिर एक लफ्ज़ और, पर्सन। पर्सन कौन है? आम तौर पर आम जिंदगी में तो पर्सन कौन है, मैं और आप। तो क्या मैंने और आपने टैक्स देना है? इसका मतलब है, किसका मतलब है, पर्सन में कोई और लोग भी होने चाहिए, क्योंकि कंपनी मैं और आप तो नहीं है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमें देखना पड़ेगा कि यार कंपनी का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट है, इसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, लोकल बॉडीज़ भी हैं। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी टैक्स देना है? क्या लोकल बॉडी ने भी टैक्स देना है? अब ये सारी बातें पता चलेंगी इस लफ्ज़ के साथ कि यार इस पर्सन में कौन कौन शामिल है। ये वो बात है जो कल से हम कर रहे हैं कि लॉ तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अब या तो मैं इसका एक आम इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके मीनिंग निकालूं, या अगर लॉ चाह रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं कोई स्पेसिफिक मीनिंग है तो फिर वो मुझे बताए इन अल्फाज का मीनिंग क्या है। फिर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, टैक्सेबल इनकम। क्या हर इनकम टैक्सेबल है? इसका मतलब है ये 3 बड़ी बातों का जवाब हमें चाहिए।
या सेक्शन 2 दे सकता है इनका जवाब, और अगर सेक्शन 2 के पास कोई जवाब ना हुआ तो फिर डिक्शनरी मीनिंग के मुताबिक हमने आगे चलना है। अच्छा जी, देखिए ज़रा, ये मैंने मंथ लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसको हम क्या कहते हैं? जब जनवरी से स्टार्ट लें और दिसंबर पे ख़त्म कर दें तो इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। ये कैलेंडर ईयर 2021 है और ये कैलेंडर ईयर 2022 है। इसका मतलब है जब हम जनवरी टू दिसंबर बात कर रहे होते हैं तो आमतौर पे टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? कैलेंडर ईयर। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि हर कैलेंडर ईयर में आपने टैक्स देना है, ये तो टैक्स ईयर की बात कर रहा है। इसका मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर ईयर एंड टैक्स ईयर। अब कैलेंडर ईयर, असल में कैलेंडर ईयर हम किसे कहते हैं पाकिस्तान में? कैलेंडर ईयर हमारा शुरू होता है जनवरी टू दिसंबर, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, लेकिन टैक्स ईयर हर मुल्क का अलग अलग हो सकता है। टैक्स ईयर का मतलब है वो पीरियड जिसकी इनकम का हिसाब किताब करके आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। पाकिस्तान में टैक्स ईयर क्या चलता है जी? जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 सालों के दरमियान में हमारा टैक्स ईयर है। जुलाई 2021 से शुरू हुआ और 30 जून 2022 पर ख़त्म हुआ। ये वाला जो पीरियड है इसको हम क्या कह रहे हैं? ये टैक्स ईयर है, ठीक है ना। अब इससे अलाइड कई बातें शुरू हो गई हैं। ये डेफिनेशन आई जी, इसकी वन डेफिनेशन इज नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। अब देखें, कई वो जो कल मैं आपसे एक बात कह रहा था कि भाई लॉ में तो जैसे लिखा है बस वैसे हमने चलना है, क्योंकि हम खुद उसमें अमेंड नहीं कर सकते। हत्ता कि अगर गलती से एक जगह फुल स्टॉप लग गया तो वो फुल स्टॉप भी रिमूव होने के लिए नेशनल असम्बली का इजलास बुलाएं, सेनेट का इजलास बुलाएं, वहाँ से ये पास हो, फिर प्रेसिडेंट साइन करे, फिर वो रिमूव होगा। वो कहता है नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का पीरियड हो, साल 12 मंथ का ही होता है। लेकिन कब? स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई। लेकिन नहीं, ये नहीं लिख सकते लॉ, हालांकि बात तो बिल्कुल एक है, यही तो समझनी है बात कि लॉ में हम लकीर के फकीर हैं, जो लिखा है वैसे ही लिखेंगे तो ठीक होगा। मैं कहता हूं इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई, बिल्कुल एक मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन लॉ में क्रॉस है, क्योंकि लॉ ने ये बात ऐसे नहीं की, बल्कि उसने कहा है एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। तो हमें इसे एंडिंग से ही जोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? एंडिंग ऑन 30th जून, कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब है टैक्स ईयर किसको कह रहे हैं हम? 12 महीने के पीरियड को, ऐसे 12 महीने जो 30 जून पे खत्म हो। तो ऑब्वियसली 1 जुलाई से ही शुरू होंगे ना, कहीं और से शुरू होके 30 जून पे 12 महीने तो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन लॉ ने बात ऐसे नहीं की है, बल्कि उसने कैसे किया है? एंडिंग ऑन 30th जून। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ, इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून। वो कहता ओके, ये 2 बातें तो हो गई, लिखेंगे कैसे? एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच सेट डेट कौन सी? 30 जून। जरा पिछली स्लाइड पर वापस चलते हैं, देखिए ये 2 साल थे। उसने नॉर्मल ईयर कैसे डिफाइन किया? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग, नो एंडिंग। वो कहता है फिर हम इसको लिखेंगे पता कैसे? ये 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में आ रही होगी उससे लिखेंगे तो टैक्स के जानने वाले लोगों को पता लग जाएगा क्या कह रहे हैं। यानी अगर मैं ऐसे लिखता हूं टैक्स ईयर 2022, तो टैक्स के जानने वाले लोगों को समझ आ गई है कि मैं क्या कह रहा हूं, कि यार 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का हिसाब किताब हो रहा है। जैसे सितंबर, नॉर्मली हमारे मुल्क में 30th सितंबर डेट होती है ना, ये किसकी डेट है? इस टैक्स ईयर की डेट है।
यानी जो कमाई, जो पैसा हमने 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक कमाया है, अब उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट को जमा कराना है हमने रिटर्न की शक्ल में। आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक पे इधर उधर आ रही होती है ना ऐड, रिटर्न जमा करा दें, रिटर्न जमा करा दें। इसका मतलब है टैक्स में जो हिसाब किताब दे रहे हैं वो किसके एंगल से दे रहे हैं? टैक्स ईयर के एंगल से दे रहे हैं, कैलेंडर ईयर के एंगल से नहीं दे रहे। तो पहली बात तो मैं समझ आई, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर ईयर एंड टैक्स ईयर। टैक्स ईयर भी 12 मंथ का पीरियड है, लेकिन कौन सा? एंडिंग ऑन 30 जून। और इसको शो कैसे करेंगे? जिस साल में ये तारीख आ रही है उसके कैलेंडर ईयर से शो करेंगे। यानी इसे अगर मैं 2021 लिख दूंगा गलत हो जाएगा। अच्छा, जाहिर है रफ्ता रफ्ता चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं ना, चेंजेस आ रही होती हैं। कभी पहले हम इसको ऐसे बोला करते थे कि ये 2021 2022 है, दोनों से एब्रीविएट करते थे। हम कहते थे टैक्स ईयर 2021-22 है जी, नहीं। लेकिन फिर लॉ जब थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ तो उन्होंने कहा यार हम पिछले साल को छोड़ें, जहां जून आ रहा होगा ना बस वहां से शो किया करेंगे। एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। सो व्हाट इज द नॉर्मल टैक्स ईयर? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच। अब अगर एग्जामिनर कभी पूछ ले तो ये 3 पंचिंग लाइन है। बार बार बच्चे एंड में पूछते रहते हैं कि क्या सर बिल्कुल रट्टा लगाना था? नहीं, एज इट इज रट्टा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ मैंने अंडरलाइन किया ये 3 बातें बताना जरूरी है कि ये 12 मंथ का पीरियड है, कब एंड हो रहा है और कैसे एब्रीविएट करना है, शो कैसे करना है। ये 3 बातें एग्जामिनर को बताना जरूरी है। क्लियर हो गई बात जी? फिर आ गया स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल का मतलब है सब लोग ऐसे कर रहे होंगे, स्पेशल का मतलब है कोई एक्सेप्शन हो गई है। वेयर अ पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, और वेयर बाय एन ऑर्डर अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर to use a 12-month period different from normal tax year, such income year or such period shall be tax person special tax year। वो कह रहा है अगर कोई आदमी ये वाले 12 महीनों का हिसाब ना देना चाहता हो, कोई रीज़न हो उसके पास ये ऐसा करने की, और वो कहे यार देखो भाई आपने लेना तो टैक्स ही है ना मेरे से, आप मुझे कह रहे हो कि जुलाई से शुरू करके जून में ख़त्म कर लो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इन दिनों में, जब आप जून में मेरा टैक्स ईयर ख़त्म करेंगे, इन दिनों में तो मेरे मेन काम के दौर है, मेरा बिजनेस ऐसा है कि हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इस वक्त, या वट एवर द कोई अदर रीज़न। आप ऐसा करें, आप मेरा टैक्स ईयर सितंबर से शुरू करके और अगस्त में ख़त्म कर लें। 12 मंथ पूरे हो गए, 12 मंथ पूरे हो गए। अब यहां 2 बातें लिखी हुई, मैं खुद ही ऐसा कर लेता हूं। तो कह रहे नहीं, वेयर अ पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर और वेयर बाय एन ऑर्डर अ पर्सन हैज बीन अलाउड। इसे इजाजत लेनी पड़ेगी, खुद ही नहीं कर लेना, वरना लिखा होता कि यार आप कोई से 12 महीनों का हमें हिसाब देना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है। वो कह रहे अगर ऐसा हो जाए, ऐसा होगा कैसे, ये भी अगली स्लाइड में पढ़ाते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि आप 12 मंथ का ही हिसाब दे रहे हैं, लेकिन ये 12 मंथ वो वाले 12 मंथ नहीं है विच आर एंडिंग ऑन 30 जून, तो फिर आपका टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। इसका मतलब है किसी बंदे का टैक्स ईयर जनवरी से शुरू होके दिसंबर, किसी का मार्च से शुरू होके फरवरी आ सकता है, कोई 12 महीने कहीं से शुरू कर ले। लेकिन किसको अलाउ करेंगे किसको नहीं करेंगे ये आगे सेक्शन हमें बताएगा। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एंड शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। इसको समझें जरा, इस वाली बात को समझें। मैं वापिस आ गया
अपनी मेन इसके ऊपर। हमारा टैक्स ईयर कहीं से शुरू हो रहा है और कहीं ख़त्म हो रहा है। मसलन अभी शुरू हुआ था कहाँ से, जुलाई से, ख़त्म कहाँ हुआ। उसने कहा यार ये जो कैलेंडर ईयर है ना जिसमें जून आ रहा है इससे एब्रीविएट कर दो। फर्ज करें मेरा टैक्स ईयर शुरू हुआ अगस्त से, तो ख़त्म कब होगा, जुलाई पे एंड में। अब एब्रीविएट कैसे करूं। अब जरा गौर करें क्या करें। असल में अगर इसके दरमियान कभी कोई डेट आ रही है ना, ये जो ग्रीन एरिया है इसको हम किससे शो कर रहे हैं, 22 से, नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर मैं गौर करूं तो यहां से लेकर अगले साल के जून तक अगले साल का नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू हो गया 2023। वो ये कह रहा है, अभी मैं समझाता हूं, दोबारा पढ़ते हैं। वो कह रहा है जो क्लोजिंग डेट है ना वो आपने देखनी है कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। गौर करें, अगर डेट इससे आगे जाएगी तो नॉर्मल वाला टैक्स ईयर कौन सा शुरू हो गया है, 23, फिर हम उसे 23 से एब्रीविएट करेंगे। यानी क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल में फॉल कर रही होगी उससे एब्रीविएट करेंगे। जरा देखिए, मैं यहां से समझ, इससे पिछले साल की बात करते हैं। कोई टैक्स ईयर था जो 30 सितंबर को क्लोज हुआ, तो ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रहा है, 22 में। हालांकि 21 में खत्म हो गया ये, लेकिन एब्रीविएट कैसे करेंगे, 22 से। क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगी उससे एब्रीविएट करेंगे। ये बात समझ आ रही है। देखिए क्या लिखा, क्या था उसने कहा जनाब, शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर। ये बात समझ आई है। अब इसका एक आसान टोटका निकाल लेते हैं। जब डेट आए ना, क्लोजिंग डेट, आपने देखना है अगला जून कब आ रहा है। ये चीज़ खुद ही अकोमोडेट हो जाएगी। लिखने में तो ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा। मसलन देखिए ज़रा, मैं कह रहा हूं कि भाई एक टैक्स ईयर चल रहा है और उसकी डेट है एक टैक्स ईयर 31 नवंबर 2022 को क्लोज होगा। जब ये जून पे क्लोज नहीं हो रहा तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि स्पेशल टैक्स ईयर है, क्योंकि कोई भी ऐसा टैक्स ईयर जो जून पे ख़त्म ना हो रहा हो उसे स्पेशल कहते हैं। अच्छा जी, तो फिर इसको कैसे एब्रीविएट करें। अब देखें जून कब आएगा। यहाँ तो जून नहीं आ रहा ना इस साल, तो 22 का तो जून गुजर गया है। अब जून 2023 का आएगा, तो इसे ऐसे एब्रीविएट करेंगे। बात समझ आई है। मैं कह रहा हूं जी एक टैक्स ईयर था वो क्लोज हुआ 31 मार्च 2022 को। जून कब आना है, 22 में ही आना है। ऐसे एब्रीविएट करेंगे, ठीक है ना। एक हुआ 28 फरवरी 2022 को। जून कब आना है, 22 में ही आना है। ऐसे एब्रीविएट करेंगे। एक हुआ 31 दिसंबर 2021। जून कब आना है, 22 में आना है। शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर in which the closing date of special tax year falls. क्लियर हो गई जी। आप साहब मेरे पास तो नहीं आए, तो कितने टैक्स ईयर हो गए, 2।
एक नॉर्मल और एक स्पेशल। नॉर्मल कौन सा है? बोले बोले शाबाश। नॉर्मल कौन सा है? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th June, denoted by calendar year in which the said date falls। जैसे यही कहते हैं, हम कहते हैं जी 30 जून 2022, तो जून कब है? ये तो खुद ही जून है, तो 22 से ही एब्रीवेट करेंगे। ऐसे ही है ना? स्पेशल टैक्स ईयर, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है ना, अदर देन नॉर्मल 12 मंथ। जून पे ना एंड हो रहा हो, बाकी जहां मर्जी एंड हो रहा हो। और फिर इसको एब्रीवेट कैसे करेंगे? शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। क्लियर हो गई बात? अब एक छोटी सी बात रह गई। द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पे। वो कहते हैं बोर्ड का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। वो कहते हैं FBR के पास ये इख्तियार है। अच्छा, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें क्लास ऑफ टैक्स पेयर। क्लास ऑफ टैक्स पेयर का मतलब होता है एक जैसे सेक्टर के लोग, जैसे टेक्सटाइल मिल वाले, ये एक तरह के लोग हैं। शुगर मिल वाले, ये एक तरह के लोग हैं। और ऑटोमोबाइल्स वाले, ये एक तरह के लोग हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक तरह के लोग हैं। डॉक्टर्स, ये एक तरह के, इसे कहते हैं क्लास ऑफ टैक्स पेयर। वो कहता है कि अगर FBR को खुद ही ख्याल आ जाए कि यार ये जो फलां सेक्टर वाले लोग हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना जी टेक्सटाइल वाले जी आजकल कपास खरीद रहे हैं जी, शुगर वाले जी आजकल क्योंकि शुगर का सीज़न है तो गन्ना खरीद रहे हैं, तो कहते हैं इनकी सीजनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इनके बिजनेस में, तो यार इनके लिए कोई स्पेशल टैक्स ईयर बना देते हैं। जैसे देखिए कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, इनका टैक्स ईयर शुरू होता है अक्टूबर से लेकर सितंबर तक। FBR ने खुद ही ये बात मान के नोटिफाई कर दिया कि यार आप लोगों का ये टैक्स ईयर चला करेगा। तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर है। ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, जो लोग राइस एक्सपोर्ट करते हैं वो 1 जनवरी to 31 दिसंबर का हिसाब दिया करेंगे। ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, तो ऐसे FBR ने कुछ लोगों के स्पेशल टैक्स ईयर खुद ही ऐलान कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं? यहां अथॉरिटी है उसके पास ये करने की। द फेडरल बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर। उसने इस अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और कुछ सेक्टर के स्पेशल टैक्स ईयर बना दिए। एक्चुअली अभी आगे हम पढ़ेंगे कि दो ऑप्शन है हमारे पास, या मैं अपनी इंडिविजुअल जाके बात करूं कि यार ये टैक्स ईयर मुझे सूट नहीं करता, या FBR एक क्लास ऑफ लोगों का खुद ही टैक्स ईयर क्या कर दे, अकोमोडेट कर दे, एडजस्ट कर दे जैसे उसे समझ आ रही है। अच्छा जी, चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू, यानी अब किसका जिक्र होने लगा है? आपका नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है और आपको लगता है यार ये टैक्स ईयर मेरे लिए सूट नहीं, मुझे नहीं सूट करता, मेरा हिसाब गवर्नमेंट ले, मैं टैक्स देने को तैयार हूं, मुझे टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे से इन महीनों में टैक्स ना ले, बल्कि मेरा हिसाब कहां कर ले जाए, मेरा कोई स्पेशल टैक्स ईयर बना दे। तो क्या है जी? अ पर्सन में अप्लाई, अ पर्सन में का मतलब है जरूरी नहीं है, ऑप्शन है। अ पर्सन may apply in writing to commissioner to allow him to use a 12-month period other than normal tax year as a special tax year, and commissioner may allow him. आ पर्सन, एक बंदा, सारे इकट्ठे होकर नहीं, बाजमात नहीं, इंडिविजुअल, बाजमात नहीं, आ पर्सन, मैं, आप, फलां बंदा, जैद, जफ़र, बाकर, किसी एक बंदे को मसला है
तो वो कमिश्नर को अप्लाई करे कि यार भाई मुझे ये सूट नहीं कर रहा, ये मेरी प्रॉब्लम है। कमिश्नर का दिल करे, कमिश्नर का दिल करे, मुतमईन हो जाए, या आईफोन 14 साथ लगा हुआ उस एप्लीकेशन के बात समझ आ रही है ना। तो मैं उसके बाद शेल होगा ना, उससे पहले मैं। बात समझ आ रही। अब हमें लॉ ऐसे खुद समझ आएगा। हमने टीचर की आंखों से लॉ देखना नहीं सीखना। बस इस पर आप आ गए तो फिर आप लॉ को एंजॉय भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, और लॉ आपकी पर्सनैलिटी में भी ऐड होगा। A person may apply in writing to commissioner to allow him to use a 12-month period other than normal tax year as special tax year, and the commissioner may allow him. The commissioner shall grant the permission to change the tax year from normal to special if person has shown compelling need. अब shall लगा दे। उन्होंने कहा अगर तो आने वाला बंदा कंपेलिंग नीड साबित कर दे कि मैं तो मर जाऊंगा अगर ये आप नहीं करेंगे, तो कंपेलिंग नीड का यही मतलब है ना कि भाई बड़ा ही ज़रूरी है। देखो ना इस वक्त, तो अगर वो ये अपना केस बिल्ड कर ले तो फिर कमिश्नर के पास मे नहीं है, शैल है। कमिश्नर शैल ग्रांट, लेकिन कब? जब कंपेलिंग नीड साबित हो जाए उस एप्लीकेशन से। कौन सी एप्लीकेशन? जो टेलीफोन करके बताया था हमने। नहीं, राइटिंग में, टेलीफोन में नहीं, इन राइटिंग। ठीक है ना। आप गए जाके कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके आ गए, लॉ इसको नहीं मान रहा, वो कह रहा है मे अप्लाई इन राइटिंग। कमिश्नर मे इम्पोज कंडीशन वाइल गिविंग। अच्छा यार मैं तुम्हें इजाज़त तो दे रहा हूँ, लेकिन बस ये 3 साल इजाज़त है, फिर वापस नॉर्मल में ही जाओगे। या और कोई ऐसी कंडीशन जो कमिश्नर लगाना चाहे, ज़रूर लगानी है कंडीशन, नहीं ऑप्शनल है। कमिश्नर मे इम्पोज कंडीशन। एनी ऑर्डर बाय द कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट किसे कह रहे हैं हम? जिसने एप्लीकेशन दी है। कौन सी एप्लीकेशन? ये जो ऊपर राइटिंग में दी थी। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड का मतलब होता है कि उस बंदे को बुलाकर उसका मौक़िफ़ सुन ले। राइटिंग में एप्लीकेशन जमा कराई थी, कमिश्नर ने कहा नहीं ऐसे बेवकूफ़ आदमी, कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहीं लिख दे कि नहीं अलाउड। वो कह रहे नहीं ऐसे नहीं करना, एक दफ़ा उसको बुला के उसका मौक़िफ़ सुने पहले। कमिश्नर, an order by the commissioner of change in tax year shall be passed। shall be जरूरी है उसके लिए कि उसको बुलाए, ऑप्शनल नहीं है। दिल करे तो बुला ले, नहीं तो ना बुलाए, नहीं, लाजमी बुलाए। if the application is rejected the commissioner shall mention in order the reason for rejection। और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है, आप क्यों नहीं कायल हुए, तो फिर लिखे कि मैं क्यों नहीं कायल हुआ। अब क्या लिखे कि जी आईफोन 14 नहीं आया साहब, तो मुश्किल में डाल दिया है उसको। इसका मतलब है यहाँ कमिश्नर को एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या रीज़न देनी है रिजेक्शन की, और अप्लाई करने वाले को देखना पड़ेगा कि मैंने क्या रीज़न देनी है कि मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दे। बात समझ आ रही है? अभी हमने 10 मिनट अप्लाई किए हैं सिर्फ उन फ्रेजेस को पढ़ने पे, नॉट विद स्टैंडिंग को, मे को, शेल को। तो आप देखें आप अपनी आंखों से लॉ पढ़ना शुरू हो गए हैं। अब आप मेरी आंखों से नहीं, कहीं मैं फिसलूंगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर इसका तो ये मीनिंग निकलता है। यही वो बुनियाद है जो हम रखना चाह रहे हैं। The commissioner may by order after providing an opportunity of being heard withdraw the permission granted regarding change in tax year। कमिश्नर ने इजाज़त दे दी आपको कि ओके, बाद में उसे ख्याल आया कि नहीं यार बस भाई इसको तो मैंने विड्रॉ करना है, बहुत हो गया, 2-3 साल इसको दे दिए थे, पहले नहीं कंडीशन लगाई,
अब कमिश्नर को लग रहा है कि नहीं यार बस ठीक है, अब इसकी परमिशन वापस ले ले, तो लॉ फिर कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं आपने वापस लेनी। अ कमिश्नर मे बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, फिर कह रहा है कि कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि पहले उसको दोबारा बुला के अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, यानी उसको पहले नोटिस दे कि यार भाई हम आपकी ये जो स्पेशल टैक्स वाली बात है ना इसको विड्रॉ करने लगे हैं, और उसको बुलाए कि आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो 10 तारीख को मेरे पास आ जाओ, पहले उसकी बात सुनो। हो सकता है वो फिर दोबारा आके साबित करे कि नहीं यार मेरी तो बड़ी कंपेलिंग नीड है, तो फिर ना विड्रॉ करें। लेकिन वंस टैक्स ईयर चेंज हो गया, ये विड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन विड्रॉ करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड करना जरूरी है। An order of change in tax year shall take effect from first day of special tax year। ये वाली बात अभी हम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। A person dissatisfied with any order of commission may file a review application to the board. The decision by the board shall be final। वो कहता है अगर कमिश्नर की इस बात से आपको इख्तलाफ है, इख्तलाफ कब होगा? आपने कहा था मेरा स्पेशल टैक्स ईयर बना दो, उसने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दिया, उसने राइटिंग में लिखा कि यार नहीं इसका बनता नहीं है, आप इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो। कहाँ? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो कहते हैं जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी बात नहीं सुनी, उसने भी कमिश्नर की बात को ही, क्या लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अपलिफ्ट कर दिया, यानी कहा कि हाँ कमिश्नर ने ठीक किया था, नहीं बनता था आपका। तो कहते जी अब मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, कह रहे नहीं नहीं ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बस फाइनल होगी बात, अब आप उसी को लेके चलेंगे। बात समझ आइए? ये जो ये लाइन लिखी है, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड, द डिसीजन बाय द बोर्ड शैल बी फाइनल। का मतलब है आगे हम पढ़ेंगे लॉ में, जब और आगे चलेंगे पढ़ेंगे कि हम कमिश्नर के बहुत सारे जो ऑर्डर होते हैं ना, हम उनको अपील में चले जाते हैं। पूरा चैप्टर आएगा कि कौन कौन से फोरम ऑफ अपील हैं, कहाँ जा सकते हैं। वो कह रहे हैं इसका कोई फोरम ऑफ अपील नहीं है, बस आप बोर्ड के पास गए, अगर बोर्ड ने भी रिजेक्ट कर दिया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अब इसे सुप्रीम कोर्ट और इधर लिए फिरें, कोई बात नहीं, आप इन 12 महीनों में टैक्स करें। लेकिन अगर गौर करें ये सारी स्लाइड में जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, ये एक बंदे के लिए लिखा हुआ है, इंडिविजुअल के लिए लिखा हुआ है, अ पर्सन के लिए लिखा हुआ है। फिर मैंने इसी को कल के लेक्चर में आगे लेके चलेंगे, इसका रिवर्सल लिखा हुआ है, चेंज ऑफ स्पेशल टू नॉर्मल। अब एक बंदा स्पेशल में आ गया है, तो चाह रहा यार मुझे भाई वापस नॉर्मल में भेज दो, तो मुसीबत में फंस गया हूँ, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? अच्छा मैंने क्या किया हुआ है, नॉर्मली लॉ तो इस तरह नहीं ना बना हुआ, लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं बना हुआ, लॉ प्रैक्टिशनर के लिए बना हुआ है। इसीलिए लॉ में बाद दफ़ा बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स बात आती, बच्चा कहता है यार ये क्या मुसीबत है, इन्हें क्या हुआ है, क्योंकि लॉ बना उसके लिए नहीं हुआ। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि लॉ ने ये दोनों बातें एक जगह मर्ज करके लिखी हुई हैं, मैंने इसको 2 अलग अलग स्लाइड में कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपको यह सवाल आएगा एग्जाम में, नॉर्मल से स्पेशल में जाने की प्रोविजन बताएं, या लिखा होगा स्पेशल से नॉर्मल में आने की प्रोविजन बताएं। तो हमने इसको 2 अलग अलग फिर हिस्सों में बांट लिया। इसी तरह ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, लेकिन अब इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है कि हम कहां से कहां आ रहे हैं, स्पेशल से नॉर्मल में वापस आ रहे हैं। ठीक है जी। इन स्लाइड्स का आप प्रिंट लेना चाहें तो ऊपर फोटोकॉपी शॉप पे अवेलेबल है, और मैं आपको ग्रुप में, आप सब लोग ऐड हो गए हैं तो मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये सारा डाटा, ये सॉफ्ट में भी आपको मिल जाएंगी। और आप इसके अलावा कोई भी यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कोई भी किताब यूज़ करना चाहते हैं, उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप ICAP की किताब यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, सर अदनान की बुक यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, ये सारी नोट्स ले लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज हर जगह लॉ में एक ही बात लिखी हुई है, कहीं किसी चीज़ का कोई फ़र्क
नहीं है। बस एक दफ़ा डिसीजन ले लें कि यार हम ऐसे चलेंगे, ताकि उस तरह से हम इसको लेकर चल रहे हैं। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं अभी आपको स्लाइड अगले 5-7 मिनट में ग्रुप में सेंड कर दूँगा।